क्यों कोका कोला को पूरी दुनिया में हर कोई पीना पसंद करता है? क्या ये बात सच है कि कोका कोला को पीना इंसान की हेल्थ के लिए इतना खतरनाक है? और क्या वाकई में कोका कोला पीने से लोगों की मौत हो रही है? क्या सफर था एक ड्रग एडिक्ट से $multi-billion की कंपनी के बनने का? और क्या कारण था उस इंसान के मरने का जिसने कोका कोला कंपनी की शुरुआत करी? क्या आपको पता है एक टाइम ऐसा था जब कोका कोला पूरी तरीके से फेल हो गया था, बट एक डिसीजन के चलते कोका कोला $1 billion कंपनी बन चुकी है। आज की इस वीडियो में कोका कोला के ऐसे बिजनेस चेंजेस, कंपटीशन और एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। कोका कोला के एक झटके में 30,000 करोड़ रुपए डुबा दिए। Coca-Cola successfully raising prices and delivering strong revenue growth. Coca-Cola still very much has pricing power. Coca-Cola is everywhere. Especially Coca-Cola. Coca-Cola and PepsiCo Inc. are under investigation. Diet Coke is to be declared as potentially cancerous. आज के ज़माने में कौन नहीं चाहता एक ठंडी रिफ्रेशिंग सॉफ्ट ड्रिंक जो हर पार्टी, इवेंट, शादी, बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली फंक्शन, फेस्टिवल या तपती गर्मी में हमारे गले को आराम दे। वो है कोका कोला। कोका कोला बस एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ही नहीं बल्कि सभी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज का बाप है। पेप्सी, स्प्राइट, 7up, माउंटेन ड्यू जैसे सारे ब्रांड्स के ऊपर कोका कोला का एक बड़ा हाथ है। सिर्फ इंडिया में ही कोका कोला के पास 57 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और पूरी दुनिया में 900 से ज्यादा प्लांट्स। इस वजह से वो बन गई है दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी। इस साल जून 2023 में कोका कोला का रेवेन्यू था $1.2 ट्रिलियन, जिसमें से कंपनी का नेट प्रॉफिट था $254.7 बिलियन, यानी भारत के हिसाब से 21,000 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे? तो सुनो, कोका कोला की सेल्स ही उसका राज है। सिर्फ इंडिया की बात करें तो हर साल 3100 करोड़ रुपए का बिजनेस जनरेट होता है, जिसका मतलब हर दिन 80 करोड़ रुपए और हर एक घंटे में 3.5 करोड़ रुपए की सेल्स होती है। तो सवाल ये है कि कोका कोला इतनी बड़ी सेल्स कैसे जनरेट की और कैसे पूरी दुनिया में अपने 900 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाकर कोका कोला आज नंबर 1 सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी बन गई है। आज की इस वीडियो में हम कोका कोला के मैसिव सक्सेस को जानेंगे, तो इंतजार किस बात का, चलिए। साल 1880 के दशक में डॉक्टरों की कुछ गलतियों की वजह से लोगों का उन पर से भरोसा उठ गया था। डॉक्टर के पास जाने के बजाय कई सारे लोगों ने घरेलू इलाज करना शुरू कर दिया और अपनी बीमारी का इलाज खुद के हाथों में ले लिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कई धोखेबाज एंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप ने नकली दवाइयां और टॉनिक बनाना शुरू कर दिया, जिसके बारे में उनका दावा ये था कि ये दवाइयां हर बीमारी के लिए फायदेमंद रहेगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि ज्यादातर दवाइयां खतरनाक और इफेक्टिव केमिकल के कॉम्बिनेशन से बनाई हुई थी। न किसी रूल्स और रेगुलेशन के होने की वजह से ये धोखेबाज कंपनीज कोई भी हेल्थ बेनिफिट का दावा कर रही थी, जिसे लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे थे। इन एंटरप्रेन्योर्स का एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से लोगों से पैसे लूटना। इसलिए ये बिजनेस उस टाइम रॉकेट की स्पीड से ग्रो हो रहा था। उस टाइम की सबसे फेमस पेशेंट्स की दवाई, जिसे विन मरियाना के नाम से जाना जाता था, जिसमें कोका की पत्तियां और रेड वाइन का कॉम्बिनेशन होता था। इसे बनाने वाले ये दावा कर रहे थे कि ये टॉनिक किसी भी बीमारी को ठीक कर देगा जब तक आप दिन के 3 गिलास नहीं पी लेते। वहीं एक और एक ऐसा इंसान था जिसका नाम जॉन पिम्बर्टन था, जिसने फार्मेसी से कॉलेज डिग्री हासिल की। कुछ समय के बाद सिविल वॉर के चलते ये सब छोड़कर जॉन को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। वॉर में लड़ते हुए वो एक दिन बुरी तरीके से घायल हो गया। जब जॉन को हॉस्पिटल में ले जाया गया, डॉक्टर्स को ये लगने लगा था कि जॉन अब नहीं बचेगा और अब लास्ट के कुछ ही घंटों में जॉन के दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर्स की टीम ने मॉर्फिन नाम का ड्रग का डोज उसे दिया, जिससे जॉन अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ घंटे सुकून से रह सके। लेकिन ये एक चमत्कार ही था, जॉन किसी तरह से बच गया। इसके बाद जॉन को उस मॉर्फिन ड्रग की बड़ी गंभीर लत लग गई। इसी लत के चलते जॉन को पॉपुलर फ्रेंच टॉनिक विन मरियाना का पता चला, जो किसी भी नशे को छुड़ाने में मदद करती है। लेकिन जॉन को धीरे धीरे इस विन मरियाना ड्रिंक की भी लत लग गई। उसे लगा ये ड्रिंक उसे मॉर्फिन की लत से छुटकारा पाने में मदद कर रही है। जबकि वो उसे पीता तो कुछ देर उसे बेहतर महसूस हो रहा था। ऐसा इसलिए नहीं कि वो दवाई थी, ऐसा इसलिए क्योंकि वो रेड वाइन और कोकेन की कॉम्बिनेशन से बनाई हुई थी, जो कि बहुत ही हार्मफुल थी। लेकिन जहाँ जॉन को ड्रिंक पसंद थी और वो खुद एक केमिस्ट था, तो उसने सोचा कि वो इस ड्रिंक का खुद का अपना नया वर्जन बनाएगा। और फिर जॉन ने फ्रेंच वाइन कोक को लॉन्च कर दिया, जो कि विन मरियाना ड्रिंक की एक नकल थी, और जॉन ने कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए थे। जल्दी ही ये ड्रिंक बाद में आगे चलकर कोका कोला बन गई। जॉन का मानना था कि उनका वाइन कोक न केवल एक ड्रिंक है बल्कि लोगों की एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन और सर दर्द की बीमारी को भी रिलीफ देता है, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है अगर लिमिटेड पिया जाए तो। हद से ज्यादा पीने पर हमें जॉन पिम्बर्टन के जैसी इसकी लत लग सकती है।
साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को ओवर लिमिट पिया या खाया जाए तो वो बॉडी के लिए स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। अगर इसे सही समय पर नहीं रोका जाए तो उस इंसान को ये चीज धीरे धीरे मौत की तरफ ढकेल देती है। अब देखा जाए तो ना ही जॉन कोई सेल्समैन था और ना ही कोई एंटरप्रेन्योर जो जानबूझकर लोगों को लूटने का काम करता था। कम सेल होने की वजह से जॉन का टाइम काफी खराब चल रहा था, पर उसे अपने प्रोडक्ट्स पर पूरा बिलीव था कि ये मार्केट में चलेगा। लेकिन अब जॉन के सामने एक नई चुनौतियां आ गई। कई स्टेट में अल्कोहल बैन कर दिया गया है। इसी वजह से जॉन को अपनी ड्रिंक में से वाइन हटाकर कार्बोनेटेड वाटर को ऐड करना पड़ा, जिसके कारण ड्रिंक का टेस्ट खराब और बहुत ही ज्यादा कड़वा हो चुका था। इस कड़वेपन को दूर करने के लिए जॉन ने ड्रिंक में भारी मात्रा में शुगर ऐड करना स्टार्ट कर दिया। ड्रिंक में से वाइन हटाकर अब जॉन की फ्रेंच कोक मार्केट में बिकने के लिए फिर से तैयार हो गई। लेकिन अब जॉन को नए नाम की तलाश थी। लकीली जॉन के बुक कीपर और अकाउंटेंट फ्रैंक रॉबिन्सन, जिनकी हैंडराइटिंग भी काफी अच्छी थी, उन्होंने कुछ नाम के सजेशन दिए। उन्हीं में से एक था कोका कोला। जहां कोका कोला की सेल्स ना के बराबर होने की वजह से जॉन ने न्यूज़पेपर, रेडियो और हर जगह एड्स देना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी जॉन को मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से जॉन काफी परेशान रहने लगा और जॉन की हेल्थ खराब होने लगी। मॉर्फिन की लत और बड़ी बीमारी के चलते 1888 में जॉन पिम्बर्टन की डेथ हो गई। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बनाई कोका कोला आगे चल के पूरी दुनिया की सबसे फेमस ड्रिंक बन जाएगी। जॉन की मौत होने से ठीक पहले जॉन ने कंपनी को $2300 में एक एम्बिशियस बिजनेसमैन एसा कैंडलर को बेच दिया। एक बिजनेसमैन होने की वजह से एसा कैंडलर ने कोका कोला के सभी शेयर खरीदने का काम शुरू किया ताकि कंपनी पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में हो। लेकिन बाद में जांच पड़ताल में ये पता लगा कि कुछ सिग्नेचर्स नकली थे। इसका मतलब कैंडलर ने सारे शेयर्स नहीं खरीदे थे। हम सही तरीके से नहीं जान सकते क्योंकि अपने रिकॉर्ड्स को छुपाने के लिए कैंडलर ने कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स को जला दिया। ये सब सही था, लेकिन 1890 में एसा कैंडलर कोका कोला के सीईओ बन चुके थे। लेकिन कंपनी के शुरुआती दौर में कोका कोला की ना के बराबर सेल होने की वजह से कैंडलर ने पूरे टाउन में कोका कोला के बड़े बड़े बैनर्स, होर्डिंग, टेम्पलेट्स, यहाँ तक कि पूरे टाउन में कैंडलर ने कोका कोला के पोस्टर्स और पेंटिंग बना दी, जिससे हर इंसान जहाँ भी जाए वो कोका कोला के लोगों को देख सके। लेकिन कंपनी की बेस्ट एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी तो कुछ और ही थी। कैंडलर ने हर मेडिकल शॉप पे कांटेक्ट करके उनकी टॉप 10 कस्टमर की लिस्ट निकाली ताकि वो उन्हें फ्री में कूपन दे सके। अब जब भी कोई कस्टमर मेडिकल शॉप पे दवाई लेने जाता तो हर बार उन्हें कोका कोला की फ्री कूपन मिल जाती, जिससे कंपनी की सेल्स में काफी असर देखने मिला। जैसे कंपनी की सेल बढ़ गई, कैंडलर ने ज्यादा से ज्यादा पैसे कोका कोला के एडवर्टीजमेंट पर लगा दिए। मूवी स्टार, टीवी सेलिब्रिटीज को कोका कोला के एड्स करवा के यंग जनरेशन को कोका कोला का दीवाना बना दिया। कंपनी ने कई सालों तक एड कैंपेन चलाए जिसमें क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज कोका कोला हाथ में लिए बताए गए। रेडियो, टीवी, न्यूज चैनल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि सुपरमार्केट्स पे कस्टमर को अपनी तरफ करने के लिए सुपरमार्केट्स को पे करके अपने प्रोडक्ट्स की पोस्टिंग तक करवाई। हर वो चीज की जिससे कंपनी की सेल्स बढ़ सके। इससे कैंडलर और कंपनी दोनों ने काफी मुनाफा कमाया और एक वेल नोन पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी बनाई। कोका कोला की ज्यादातर सेल्स सोडा फाउंडेशन से आने की वजह से कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होता था, क्योंकि कंपनी को कोका कोला का श्रब ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, जिससे श्रब में सिर्फ कार्बोनेटेड वाटर को ऐड करके कोका कोला बेचने के लिए तैयार हो जाती थी। इसलिए कंपनी की शिपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी कम थी। और एक दिन दो लॉयर जिनका नाम बेंजामिन और जोसेफ, जो एक बिजनेस आइडिया लेकर कैंडलर के पास गए और कहा, लेट्स बोटल इट, क्यों ना कोका कोला को बोतल में भर के बेचा जाए। कैंडलर को लगा कि यह आइडिया किसी काम का नहीं है, क्योंकि बॉटलिंग करना उस समय में बहुत एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन बेंजामिन और जोसेफ सारा रिस्क लेने को रेडी थे, तो कैंडलर ने उनकी डील मान ली और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें कैंडलर ने बेंजामिन और जोसेफ को फुल राइट्स दे दिए कोका कोला की बॉटलिंग करने के लिए, वो भी $1 की मिनिमम फीस पर। कैंडलर ने सोचा अगर बेंजामिन और जोसेफ का बॉटलिंग आइडिया फेल भी हो जाए तो इससे उसके बिजनेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। बॉटलिंग करने के बाद कोका कोला की सेल आसमान छूने लग गई थी। रेवेन्यू डबल ट्रिपल हो गया था। लोगों को बॉटल में भरी हुई कोका कोला इतनी पसंद आ गई कि ये कभी कैंडलर ने सोचा ही नहीं था। कोका कोला की मैसिव सक्सेस के बाद कैंडलर के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि कैंडलर को लगता था कि बॉटलिंग का आइडिया काम नहीं करेगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में कैंडलर ना तो बॉटल की डिलीवरी का टाइम और आगे चल के बॉटलिंग की फीस बढ़ाने का क्लॉज रखा ही नहीं था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का कोई टाइम पीरियड ना होने की वजह से यह प्रॉब्लम कंपनी के लिए इतनी बड़ी थी कि फ्यूचर में अगर कोका कोला का रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई
तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बेंजामिन और जोसेफ को $1 ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कैंडलर फीस नहीं बढ़ा सकते। कैंडलर की इस छोटी सी गलती की वजह से कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर चुकाने पड़े कुछ राइट्स और बॉटलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू कराने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने कोका कोला को एसेंशियल राशन में ऐड कर दिया। अब आप सरप्राइज होंगे कि कोका कोला एसेंशियल कैसे हो सकती है। कोका कोला का रेवेन्यू का एक बड़ा पार्ट गवर्नमेंट को भी जाता था और अपने पॉलिटिशियन इन्फ्लुएंस के चलते कोका कोला ने स्मार्टली अपने रॉ मटेरियल शुगर यानी चीनी की शॉर्टेज कभी कम नहीं होने दी। इसी टाइम जहां बाकी कॉम्पिटिटर्स शुगर के बिना स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं कोका कोला इंटरनेशनली एक्सपेंशन की तैयारी कर रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते अमेरिकन गवर्नमेंट ने जर्मनी के साथ किसी भी तरह का बिजनेस करने से बैन लगा दिया। मैक्स का जो हेड थे कोका कोला के, जिनका ऑफिस जर्मनी में था, उनकी एक आइडिया ने पूरी पिक्चर ही बदल दी। मैक्स का एक लोकल केमिस्ट के पास गए और कोक जैसे सिमिलर ड्रिंक बनाई जो फ्रूट के फाइबर से बनाई हुई थी, क्योंकि अमेरिका से जर्मनी सिरप को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता था। अब इस नए सॉफ्ट ड्रिंक को जर्मनी में लॉन्च कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया फैंटा। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते जर्मनी ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। इसी का फायदा न्यूली लॉन्च फैंटा को मिला और वॉर खत्म होने के बाद फैंटा से बनाया सारा प्रॉफिट अमेरिका में कोका कोला के पास पहुंच गया और मैक्स लेथ को कंपनी में प्रमोशन मिल गई। फिर 1957 में फैंटा भी कोका कोला की तरह ग्लोबली एक्सपेंशन करके इंटरनेशनल मार्केट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने लगी। लेकिन एक फैक्ट की बात यह भी है कि कोका कोला कभी ग्लोबली एक्सपांस नहीं कर पाती अगर कंपनी के पास पॉलीगॉट का ग्रुप नहीं होता, जो कि कई सारी लैंग्वेजेस बोलने में माहिर थे। कोका कोला ने हमेशा अपनी कोक की रेसिपी दुनिया से छुपा कर रखी है और कंपनी ने दावा किया है कि वो सीक्रेट रेसिपी को एक सीक्रेट वॉल्ट में छुपा कर रखा है। लेकिन सच तो ये है कि कंपनी ने अपनी सो कॉल्ड रेसिपी को कभी छुपा के नहीं रखा था। ये तो बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जिससे कोका कोला अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे चला गया और लोगों के बीच एक नई इमेज बना दी, जिस वजह से कोका कोला को लेकर आज भी लोग कंफ्यूज में रहते हैं। 1933 में कोका कोला को $55,000 में कई बार पेप्सी को खरीदने का मौका मिला, लेकिन कोका कोला ने ये ऑफर ठुकरा दिया और इसके बाद कोक कंपनी ने पेप्सी को अपने एड्स में कोला शब्द का यूज करने पर केस कर दिया। कंपनी की तरफ से दावा किया गया कि पेप्सी ने कोक के प्रोडक्ट्स को कॉपी कर मार्केट में नकली सॉफ्ट ड्रिंक बनाकर बेच रही है। इसका उल्टा असर तब हुआ जब पेप्सी ने कार्रवाई की और दावा किया कि कोक एंटी कॉम्पिटिटिव टैक्टिक्स का यूज करके मार्केट में अपनी मोनोपोली बिल्ड कर रही है। फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि कोला एक कॉमन वर्ड है जिसका यूज कोई भी कर सकता है। हालांकि कोक ने पेप्सी को खरीदने का चांस मिस कर दिया था, इसलिए एक टाइम पर दोनों कंपनी अपने एड्स की लड़ाई में फंस गई। कोक और पेप्सी दोनों ने अपनी प्राइसेस की कटौती करना शुरू कर दिया और अब दोनों कंपनीज एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को काफी डिस्काउंट प्राइसेस पर बेचने लगी। लेकिन जल्दी दोनों को रियलाइज हो गया कि प्रोडक्ट्स को कम दाम पर बेचने में दोनों का ही नुकसान हो रहा है। फिर दोनों कंपनीज ने बाद में दरवाजे के पीछे एक सीक्रेट डील की हो, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन दोनों कंपनीज एड पर फोकस करके एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगी। लेकिन लास्ट में पेप्सी के पास अभी भी एक आइडिया बाकी था कि प्राइस और एड्स पे कॉम्पीट ना करके अपने टेस्ट को बेटर किया जाए ताकि लोग कोक को छोड़कर पेप्सी पीने लगे। और साल 1975 में पेप्सी ने पेप्सी चैलेंज शुरू कर दिया, जिसमें लोगों को 2 व्हाइट कप दिए जाते हैं, एक में कोक और एक में पेप्सी होती थी, जहां लोगों को टेस्ट करके पेप्सी और कोक के बीच डिफरेंस पता करना होता था। रिजल्ट्स अनबिलीवेबल थे, जहां ज्यादातर लोग ने कोक के मुकाबले पेप्सी को ज्यादा पसंद किया था। इसी छोटी ही सक्सेस को देखकर पेप्सी ने ये रिजल्ट अपने सारे एड्स में बताना शुरू कर दिया। कोक ने इस बात को इनकार किया और कहा ये पूरा सच नहीं है। हालांकि कोक ने खुद एक ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट कंडक्ट किया तो कोक ने पाया कि पेप्सी को वास्तव में ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अब कोका कोला धीरे धीरे अपनी मार्केट शेयर लूज कर रही थी। अपनी मार्केट वैल्यू बचाने के लिए कोक ने सब कुछ ट्राई कर दिया, बड़े बड़े एड्स कैंपेन चलाए, प्राइस प्रमोशन किया, लेकिन हर साल कोक के शेयर स्लाइडली गिरते ही जा रहे थे और पेप्सी के शेयर्स स्लाइडली बढ़ते ही जा रहे थे। लोग अब मानने लग गए थे कि पेप्सी चैलेंज सही था और पेप्सी वास्तव में कोक से अच्छी टेस्ट करती है। इस बढ़ती प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए कोक ने सीक्रेट मिशन शुरू कर दिया। कोक अब नया फॉर्मूला बना रहा था जो कि पेप्सी से ज्यादा अच्छा टेस्ट करे। कई सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद फाइनली कोक को पेप्सी से बेटर टेस्ट करने वाला फॉर्मूला मिल गया और सरप्राइजिंगली कोका कोला ने 100th एनिवर्सरी पर एक अनबिलीवेबल चीज को अंजाम दिया। कोक ने अपने पुराने फॉर्मूले को रिप्लेस कर दिया नए और बेटर टेस्ट वाले फॉर्मूले से। लेकिन असली मुसीबत तो अब आने वाली थी। हर दिन कोक के ऑफिस में हजारों कॉल्स आने लगे। हर कॉल में लोगों ने पुराने कोक की डिमांड करी। जहां लोगों के मन में कोक के प्रति गुस्सा बढ़ा हुआ था,
वहीं कोक के एड्स कैंपेन चल रहे थे। बड़े बड़े स्टेडियम में पोस्टर्स और होर्डिंग देखकर लोग सड़कों पर उतर गए। ज्यादा टाइम न लगाते हुए कोक को समझ आ गया था कि टेस्ट का कभी कोई इशू था ही नहीं। लोगों को यह मैटर ही नहीं कर रहा था कि कोक ने टेक्निकली ब्लाइंडफोल्ड टेस्ट में अच्छा टेस्ट नहीं किया। कोक की सक्सेस का रीजन कभी टेस्ट था ही नहीं। कोक के अनबिलीवेबल और अमेजिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से लोगों के मन में एक फैमिलियर रिलेशन बन गया था। पिछले 100 सालों से कोक ने लगातार अपने कस्टमर को कभी इस हद तक निराश नहीं किया था और अचानक से टेस्ट चेंज करना ये लोगों के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। एक नजर लेटर में लिखा था कि चेंजिंग कोक इज लाइक मेकिंग द ग्रास पर्पल। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यू हैव टेकन अवे माई चाइल्डहुड। कई महीने बीत गए लेकिन लोगों की नाराजगी अभी भी कम नहीं हो रही थी और ना चाहते हुए भी अब कंपनी को ओरिजिनल फॉर्मूला लाना ही पड़ा। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि किसी कंपनी के डिसीजन को लेकर इतना बड़ा रिएक्शन पहली बार देखने मिला था और कैसे कंपनी की एक बड़ी गलती उसकी सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट जीत साबित हुई। जब कोक ने घुटने टेक दिए और क्लासिक कोक के नाम से ओरिजिनल कोक को फिर मार्केट में लाया तो अचानक से लोगों का सारा गुस्सा एक्साइटमेंट और खुशी भरे माहौल में बदल गया। सारे फोन कॉल्स और लेटर में नफरत के बदले कंपनी की तारीफ करते हुए लोग थक नहीं रहे थे। पुराने कोक को एक बार फिर से लॉन्च करने के बाद कोक की सेल ड्रामेटिकली रॉकेट की स्पीड से बढ़ती जा रही थी। इस पूरे मामले को उस दशक की सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का नाम दिया गया, लेकिन कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट का मानना था कि सारा ड्रामा एक पब्लिसिटी स्टंट था ताकि कस्टमर को ये याद दिला सके कि कोक उनके लिए कितना मायने रखती है। अगर ये पूरा इंसिडेंट प्लान था तो एक बात तो पक्की है कि उस दशक की सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में से एक थी। इस पूरे इंसिडेंट ने लोगों को पहले से कहीं ज्यादा कोक की तरफ अटैच और लॉयल बना दिया। कई मायनों में कोक अभी भी उसी शिद्दत पर काम कर रही थी जैसे मेडिकल इंडस्ट्री सालों से यूज करती आ रही थी कि ये इस बारे में नहीं है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, ये इस बारे में है कि आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ये इस बारे में है कि आपका प्रोडक्ट क्या दर्शाता है। ये कारण है कि कोक हर साल एडवर्टीजमेंट पर अरबों खरबों खर्च कर देती है, जबकि लगभग दुनिया के 94% पॉपुलेशन कोक को पहचान लेती है और हर दिन 2 बिलियन से ज्यादा कोका कोला को पिया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।